अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पिछली वीडियो सिद्धांत के रूप में नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सूझ के सिद्धांत को इंग्लिश में गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो गेस्टाल्ट थ्योरी है या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक थे वर्दीमर। 1911 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे वर्दीमर। इन्होंने ये सिद्धांत 1911 में प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत में प्रयोग किया था कोहलर ने। 1916 में जो है कोहलर इस सिद्धांत से जुड़े और इन्होंने प्रयोग किया वनमानुस पर, जिसका नाम था सुल्तान। आप देख रहे होंगे ये वनमानुस है जिसका नाम था सुल्तान। कोहलर थे, ये जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी के निवासी थे कोहलर महोदय। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहलर कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे। 1916 में इन्होंने वनमानुस पर प्रयोग किया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए। देखिए, इस सिद्धांत को प्रसिद्धि मिलती है 1920 में, जब एक पुस्तक होती है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ये पुस्तक थी कोफा की। 1920 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, जिससे सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रसिद्धि मिलती है। यानी प्रवर्तक थे वर्दीमर, प्रयोग किया कोहलर ने, इनके सहयोगी थे कोफा। और कोफा की वजह से 1920 में जब इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट प्रकाशित की, जिसमें ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ, जिसकी वजह से ये सिद्धांत फेमस होता है। तो इस सिद्धांत में प्रयोग किया गया था वनमानुस पर। इसका नाम था सुल्तान। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में जो जानवर था वनमानुस, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, सूझ क्या होती है। सूझ एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिससे हम समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये गेस्टाल्ट क्या होता है। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्णकार या समग्रवाद। ठीक है, देखिए, जो गेस्टाल्टवादी हैं वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति या जानवर पहले समस्या को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से देखता है, फिर उसके बाद जो है वह समस्या का समाधान करता है। तो ये जनरली बात होती है सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और देखते हैं इन्होंने सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो क्या था। देखिए, ये जो प्रयोग था ये 4 चरणों में होता है। देखिए, ये हर बॉक्स में वनमानुस है, 4 चरण आपको दिखाए गए हैं। देखिए, पहला जब प्रयोग करते हैं तो कोहलर महोदय वनमानुस को जो है डिब्बे में बंद कर देते हैं, यानी जेल में बंद कर देते हैं। और उस पर जो है कुछ दूरी पर केले टांग देते हैं। ये केले टांग देते हैं और उसमें एक जो है बॉक्स पड़ा होता है, डिब्बा रखा होता है उस जेल में। ठीक है, और भाई वनमानुस जो है भूखा था। जब उसे भूख लगी तो देखा, इधर उधर देखा तो देखा उसने कि छत पर जो है केले लटके हुए हैं। तो उसने हाथ बढ़ाया ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वह पा नहीं पाया। इसीलिए उसने इधर उधर आसपास सब कुछ देखा उसने कि जो बॉक्स है, यानी जो जेल है, पिंजड़ा है, उसमें जो है एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो बॉक्स पर चढ़कर जो है वह केले खा लेता है। यानी इसमें आपको क्या समझ में आया कि वनमानुस ने संपूर्ण परिस्थिति को देखा, पूरी सिचुएशन को देखा, फिर उसे दिखाई दिया कि बॉक्स पड़ा हुआ है, तो बॉक्स पर चढ़कर जो है वो केले तोड़ लेता है। तो बॉक्स पर चढ़ना और केले तोड़ लेना ये एक सूझ है। यानी उसे आकस्मिक रूप से समझ में आया कि मैं इस तरीके से, इस ट्रिक के माध्यम से केले प्राप्त कर सकता हूँ। तो संपूर्ण परिस्थिति को जांचकर उसने केले प्राप्त कर लिए और खा लिए। ये प्रयोग था पहला। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया। देखिए, दूसरे प्रयोग में इन्होंने केले ज़्यादा ऊंचाई पर टांग दिए, केले काफ़ी ऊंचाई पर कर दिए और पिंजड़े में 2 बॉक्स और रख दिए। तो भाई जब वनमानुस को भूख लगती है तो देखता है कि केले लगे हुए हैं, संपूर्ण परिस्थिति देख लेता है। पहले तो वो एक डिब्बे पर चढ़ता है, क्योंकि जब पहला प्रयोग किया गया था तो एक ही बॉक्स रखा गया था। तो एक डिब्बे पर चढ़कर देखता है और हाथ उठाकर केले तोड़ना चाहता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, शायद दूसरा डिब्बा भी इसके ऊपर रखकर जो है हम केले ले सकते हैं। तो दोनों डिब्बे रखकर जो है वो केले तोड़ लेता है। यानी संपूर्ण परिस्थिति को देखकर जो है अपनी सूझ का प्रयोग करके वह केले तोड़ लेता है। ये तो होते हैं 2 प्रयोग। ठीक है, तीसरा प्रयोग क्या था। केले जो है वो पिंजड़े के बाहर रख देते हैं। ठीक है, और उसमें एक छड़ी रख देते हैं। ठीक है, और वनमानुस को जब भूख लगती है तो इधर उधर देखता है, हाथ बढ़ाकर वो केले लेना चाहता है, लेकिन वह केले नहीं ले पाता है। सामने देखता है कि एक छड़ी पड़ी होती है उसके, तो वो छड़ी को उठाकर केले को अपने पास खिसकाकर जो है केले उठाकर खा लेता है। ये होता है तीसरा प्रयोग। चौथा था, इस बार जो है केले कुछ काफ़ी दूर रख दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी दूर कर दिए मैंने, और पिंजड़े में जो है 2 छड़ियाँ रख दी जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही होता है, जब वनमानुस को भूख लगती है तो देखता है कि कुछ खा लिया जाए, तो देखता है बाहर पिंजड़े के केले रखे हुए हैं, लेकिन जब वो हाथ बढ़ाकर केले लेना चाहता है पिंजरे के बाहर से तो नहीं ले पाता है। तब वो पूरी संपूर्ण परिस्थिति को चेक करता है कि काश कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं केले खा लूँ। तो
देखता है पिंजड़े में 2 छड़ियाँ पड़ी होती हैं और ऐसी छड़ियाँ थी जो आपस में जुड़ जाती थीं। तो थोड़ा अपनी सूझ का प्रयोग करता है और छड़ियों को जोड़कर केले खिसकाकर केले खा लेता है। तो ये होते हैं इनके प्रयोग, किसके? कोहलर महोदय के। यानी गेस्टाल्टवादी बताते हैं कि जो जानवर है या मनुष्य है या बालक है, वो समस्या को पूरी तरीके से पहले समझता है, पूरी तरीके से समझता है, पूरी सिचुएशन समझता है, फिर उसके बाद जो है वो समस्या का समाधान करता है। यही था सूझ का सिद्धांत। और समस्या को समाधान करने के लिए सूझ का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका प्रयोग होता है। और अब होते हैं इनके कुछ उपनाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए उपनाम, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी तो है ही, गेस्टाल्ट तो बता ही दिया, गेस्टाल्ट माने होता है पूर्णकार या समग्रवाद। देखिए इसी वजह से इसके सिद्धांत को समग्रवादी सिद्धांत और पूर्णकार सिद्धांत कहते हैं। पूर्णकार किस लिए कहते हैं? मैंने बताया है कि जो गेस्टाल्टवादी हैं वो समस्या को पूरी रूप से देखते हैं, समग्र रूप से देखते हैं, इसीलिए ये सिद्धांत समग्रवादी सिद्धांत या पूर्णकार सिद्धांत कहलाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर पहले पूरी समस्या, फिर जो है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर जो है हल करना। तो पूर्ण से अंश की ओर समस्या, तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत। जो सूझ होती है, जो सूझ होती है वो तत्कालिक और आकस्मिक होती है, इसीलिए इनका सिद्धांत तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत और तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, सूझ का सिद्धांत अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये उसके अन्य नाम है। देखिए सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनके कुछ उपनाम हो जाते हैं। अब देखते हैं महत्व, गुण। समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, यानी जो समग्रवादी होते हैं यानी गेस्टाल्टवादी होते हैं वो समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, यानी समस्या को पूरी रूप से देखते हैं फिर उसका समाधान करते हैं। कठिन विषयों के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही। देखिए जब कठिन विषय होता है कोई भी, मान लीजिए गणित का विषय है, ठीक है, तो पहले तो हमें बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम सवालों को तोड़ तोड़ कर स्टेप वाइज करते हैं तो वो आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है, स्वयं खोज करके सीखना। ये सिद्धांत बताता है कि बालकों को स्वयं खोज करके सीखना चाहिए। देखिए जैसे वनमानुष ने क्या किया था, खुद की बुद्धि, खुद की सूझ का प्रयोग करके सीखा था भोजन लेना, केले प्राप्त करना। तो इसी प्रकार बालकों को स्वयं खोज करके सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा थ्योरी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं आप लोगों ने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो तैयार हो जाइए करने के लिए। तो तैयार हो गए होंगे आप लोग अब चेक करने के लिए कि आपको कितना आया मेरे वीडियो से। तो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट किसकी पुस्तक है? वर्दीमर, कोफा, पावलोव, स्किनर। तो ये पुस्तक किसकी है आपको बताना है। ये पुस्तक थी कोफा की। मैंने आपको बताया था कि 1920 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसकी वजह से ये जो सूझ का सिद्धांत है ये फेमस हुआ था। अगला है वनमानुष का क्या नाम था? अकबर, सबर, सुल्तान या कोई नहीं? देखिए जो वनमानुष का नाम था वो था सुल्तान। ठीक है, अगला है सूझ होती है, सूझ कैसी होती है? तात्कालिक, आकस्मिक, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सूझ कैसी होती है? मैंने आपको बताया था तात्कालिक, आकस्मिक दोनों होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक थे कोहलर, वर्दीमर, कोफा, स्किनर। तो सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक थे वर्दीमर। देखिए एग्जाम में अगर सूझ के सिद्धांत किसने दिया और उसमें वर्दीमर नहीं आते हैं तो आपको जो है कोहलर टिक करना होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, अगर उस ऑप्शन में वर्दीमर आता है तो आपको वर्दीमर ही टिक करना पड़ेगा, अन्यथा आपका वो प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, सूझ के सिद्धांत के उपनाम क्या हैं? सीआर थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी, एसआर थ्योरी या आरएस थ्योरी? तो सूझ सिद्धांत का उपनाम क्या है? गेस्टाल्ट थ्योरी।